मुझे मनीष कुमार की फोन आ रही है, उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं फोन ले रहा हूं बाबा, ऑन एयर ही हैं हम, आपसे बात करेंगे। मनीष, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए फोन स्टूडियो में ही ले रहा हूं। आप बताइए क्या आपसे फोन पे बात हो सकती है अभी? हाँ हाँ, मैं आपकी आवाज मेरे माइक पे ले रहा हूं, एक सेकंड आप रुकिए। बोलिए मनीष। हाँ, अनिल, अभी जो खबर आ रही है कि जो पूरा इस नेपाल के भूकंप में मरने वालों मृतकों की संख्या जो है वो 5,000 अब क्रॉस कर सकती है, क्योंकि जो रिमोट एरिया, जैसा कि हमने आज सुबह में सिंधुपाल चौक हम गए थे, वहां पर प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है। लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। तो जो गाँव की कहानी हम बार बार कह रहे थे कि जब रिमोट एरिया से खबर आनी शुरू होगी तो ये डेटॉल में बेतहाशा विधि हो सकती है, क्योंकि कल तक या आज तक जो भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान था वो काठमांडू वैली के अंदर ही था, लेकिन अब बाहर से खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए विदेशों से, कई सारे देशों से बहुत सारी मेडिकल टीम्स आई हैं। इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम है, इजरायली आर्मी ने अपने करीब 270 लोगों की स्पेशल टीम, मेडिकल टीम भेजी है। लेकिन लोगों को रिमोट एरिया से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो नेपाल के गांव है ऑनिंग, मैं आपको बता दूं कि वो जैसे हमारे भारत में होता है कि डेंस पॉपुलेशन एक जगह नहीं होता। अगर आप विजुअल देखेंगे तो एक जगह 10 घर होते हैं, फिर वहां से आधे किलोमीटर पे 20 घर होते हैं, और वो सारे घर ध्वस्त हो गए। तो हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करना जो है वो उतना आसान नहीं है। और ये रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे नेपाली आर्मी का कभी भी ऐसा एक्सपर्टीज नहीं रहा है। इंडियन आर्मी को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को जिस तरीके का एक तरह के कोऑर्डिनेट्स वगैरह मिलने चाहिए, क्योंकि नेपाल के आर्मी के लोग भी हैं थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि एक बार की इतने सारे देशों की टीम आ गई है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनको सारा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, क्योंकि गाइडेंस उन्हीं को देना है, लीडरशिप नेपाल के आर्मी को ही देना है। तो थोड़ी सी यहाँ पर ऑन द ग्राउंड थोड़ी कंफ्यूजन की भी स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिस्टोरेशन का काम जो है, मलबा हटाने का काम, आज इतनी दिन भर बारिश हुई है जिसके कारण सारा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा बाधित रहा। अभी क्या बारिश बंद हुई है मनीष? अभी बारिश अभी बंद हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा जगह गीली हो गई हैं, कई जगहों पे जो घर जो है वो काफी डैमेज थे, वैसे घर गिर गए हैं। तो जो आर्मी का फिर से एक तरह से जो प्रशासन का जो ध्यान है, वैसे घरों को सील करने के लिए, वहां पे मलबे हटाने के लिए, मलबा, आप पूरा शहर जो आप कह सकते हैं कि नेपाल जो है मलबों के ऊपर आ गया है। इतनी ज्यादा मलबा जमा हो गए हैं कि प्रशासन को पता नहीं कि उनको कैसे हटाया जाए, किस तरीके से हटाया जाए। दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अगर फंसे हुए हैं, अगर डेड बॉडीज हैं या घरों के मलबे हैं, तो उनको हटाने के लिए जिस तरीके की मशीन चाहिए वो शायद नेपाल सरकार के पास नहीं है, और शायद कोई सरकार अभी उन्हें प्रोवाइड भी नहीं कर सके, क्योंकि ये बड़े बड़े इक्विपमेंट हो गए जिन्हें एक बार की लाना उतना आसान नहीं होगा। एक ही चीज, सब चीजों के बीच में एक ही एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग यह है कि नेपाल काठमांडू को आने वाली जो जितनी भी सड़कें हैं वो सारी हाईवे जो है वो खुले हुए हैं, वहां पर कोई लैंडस्लाइड ऐसा नहीं हुआ है जिसके कारण रोड का मार्ग बाधित हो। तो लेकिन रोड से भी जो सप्लाई आएंगे या अगर आप इक्विपमेंट भेजेंगे तो केवल वो भारत और चाइना भेज सकता है। हाँ, चाइना ने भी ऑनिन। हाँ बोलिए मनीष, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अभी कुछ फुटेज भेज रहे हैं, कुछ हमें भेज रहे हैं, तो बता दीजिए। देखिए, अभी फिलहाल जो हम कोई फुटेज अभी नहीं भेज रहे हैं। अभी जो स्थिति है मैं उसी के बारे में आपको बता रहा था कि अभी जो सारे मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पे आ रही है, सारा मेडिकल अटेंशन है। लेकिन जैसा कि कल हमने वीर अस्पताल में बात भी किया था डॉक्टरों से, तो उनका कहना था कि जो 99% लोग हैं जो मलबों से निकल रहे हो तो सब निकल रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इंजरी के लिए हैं। अगर 100 लाशें निकल रही हैं तो उसमें 4 या 5 लोग हैं जो जीवित आ रहे हैं और जो घायल हैं। बहुत सारे लोग जो है इनको इतनी फेटल इंजरी है, बट उनको कैसे निकाला जाए, उनको काठमांडू तक कैसे लाया जाए, वो परिवार वालों को नहीं मालूम चल रहा है। तो ज्यादातर जहां पर आप जा रहे हैं रिमोट एरिया में मनीष, वहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर जगह पे अभी भी शव नहीं निकले हैं, इसलिए आप कह रहे हैं
कि 5,000 से ज्यादा जाने का चांस बहुत ज्यादा है? निश्चित रूप से न केवल सब जो है वो लोग जो है मलबों के नीचे दबे हुए हैं, बल्कि उनका अभी काउंट भी नहीं हुआ। वहां पर प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं। खुद हमने देखा आज सिंधुपाल चौक पे जो पुलिस के लोग थे वो कह रहे थे कि हमारा पूरा कैंप जो है वो उड़ गया है, हमें पता नहीं कि हम क्या करें, हमारे अपने परिवार वाले कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो हम यहाँ रहे कि अपने घर वालों के पास जाए। उनके लिए भी एक तरह का डिलेमा की पोजीशन है। जो आदमी पूरे काठमांडू शहर में अगर आप पैसे लेके भी आ जाए ऑनिल, और अगर आप 10 वॉलंटियर खोजेंगे, 10 काम करने वालों को खोजेंगे तो वो मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ये हमने देखा। आज हम यहाँ पे ठामेल में गए थे तो ठामेल में हर आदमी का यही होना था कि अब उनके पास काम करने के लिए आदमी नहीं बचा है। इसलिए जो रिलीफ और इसकी ऑपरेशन के लिए आपको जिसके वॉलंटियर चाहिए, विदेशों से लोग आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को साथ ही साथ लोकल लोगों का कॉपरेशन भी चाहिए। लेकिन लोकल लोग क्योंकि खुद से इतने परेशान है कि फिलहाल उनको दूसरों के लिए वो काम करने में असमर्थ है। मनीष, आप रिमोट एरिया आप बता रहे थे कि ठामेल में गए हैं, और एक और आज सुबह काफी हाँ बोलिए। ठामेल जो है वो काठमांडू शहर का वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा आपको विदेशी पर्यटक मिलते हैं। जो टूरिज्म का यहाँ का एक तरह का हब है। अच्छा, लेकिन जो सिंधुपाल चौक है वो यहाँ से करीब काठमांडू से 70-80 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग, वहाँ करीब 1000 से अधिक लोग वहाँ पे केवल मारे गए हैं इस पूरे भूकंप में। वहाँ गांव के गांव नष्ट हो गए हैं। ये हालांकि ये तो एक आम बात है। सिंधुपाल चौक काठमांडू से आपने बोला 70-80 किलोमीटर दूर है। जितने भी हमारे पास रिपोर्ट आ रहे हैं, आपके रिपोर्ट रिमोट एरिया से, कल हम आज सुबह हृदेश का देख रहे थे, कल भी देख रहे थे हृदेश का, तो ज्यादातर जगह पे हम देख रहे हैं कि सरकारी प्रबंधन वहां तक पहुंचा नहीं है, मीडिया पहुंच गई है। सिंधुपाल चौक पे क्या है, वहां पे भी आप पहले पहुंचे या सरकारी प्रबंधन पहुंच चुकी थी? देखिए, सरकार के लोग अगर हैं भी तो उनकी समस्या यह है कि उनके पास अगर वो चाहे भी कुछ काम करना तो उनके पास लोग उन्हें नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरा जो सरकारी दफ्तर है, अगर मकान गिरे हैं तो केवल निजी घर ही नहीं गिरे हैं, सरकारी दफ्तर भी गिर गए हैं। अच्छा, तो उनकी दिक्कत यह है कि वो आखिर काम करे तो कैसे करे। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात यह है कि उनके पास में इस तरीके का डिवास्टेशन हुआ है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। अगर आप एनडीआरएफ की टीम भी इंडिया से आई है, लेकिन उस एनडीआरएफ की टीम के पास में वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिस तरीके से लोगों को निकालने के लिए, मलबों को हटाने के लिए लोग आए हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है। जितना इक्विपमेंट चाहिए, कल मैं बात कर रहा था डीजी ओपी सिंह से, वो कह रहे थे कि जितना हमें अभी चाहिए उतना तो हम लेके आए हैं, और भी टीम पहुंच रहे हैं। तो लेकिन आपका कहना, आप जो देख रहे हैं कि उतना इक्विपमेंट, जितना बड़ा तबाही बाहर हुआ है उसके लिए और भी इक्विपमेंट चाहिए। निश्चित रूप से न केवल इक्विपमेंट चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स चाहिए, और साथ ही साथ पूरे इंडियन आर्मी की भी एक बड़ी प्लाटून आ जाए तो भी शायद नेपाल की जो अभी की वर्तमान की समस्या है वो कम नहीं होगी। ये बात अलग है कि ये जो पूरा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कोई 8 दिन 10 दिनों में खत्म होने वाला नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। फिलहाल जो लोगों का, जो सरकार है यहाँ पर, उसका एक ही प्रयास है कि जितनी ज्यादा विदेशी सहायता उन्हें मिल जाए। दूसरी बात है कि जितनी ज्यादा मेडिकल टीम आ जाए, उनकी जो दवा का और या जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनका स्कार्सिटी नहीं हो। अगर वो स्कार्सिटी अगर हुआ तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी जो है वो उनको मदद दे, और साथ ही साथ आज हम सरकार के प्रवक्ता से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पैसे की जरूरत है, खाने या मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं आपको लगता है कि खाना, पानी, दवाई ये भी जरूरत है। देखिए, दवा एक ऐसा चीज है कि आज काठमांडू में एक ही चीज आपको मिल रही है। दवा के दुकान सारे खुले हुए हैं, दवा की कोई ऐसी किल्लत नहीं नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल आपको ठीक है, लंबी लाइनें लगी हुई है, ऐसा कोई स्कार्सिटी नहीं है। लेकिन इनको चाहिए, अभी फिलहाल नेपाल सरकार को थोड़ी सी डबल मदद की जरूरत है, क्योंकि पूरे शहर में बिजली नहीं है। तो सारा कुछ जो है वो जेनरेटर के ऊपर, डीजल के ऊपर चल रहा है। तो जो नॉर्मल सप्लाई है उससे ज्यादा उन्हें दुगुना तिगुना उन्हें चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक तरह का एक बड़ा कोई कोऑर्डिनेटिंग नेशन चाहिए जो उनके लिए कोऑर्डिनेट भी कर सके, क्योंकि नेपाल में जो
आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का घर का खुद का कैंपस गिर गया है, उनका हाँ, पूरा बाउंड्री वॉल गिर गया है, वो सारे लोग वहां पर कैंप में रह रहे हैं। तो जब आप खुद ही खाना बदोश हो जाए, ऐसे में निश्चित रूप से आपका जो वर्किंग का एफिशिएंसी है वो प्रभावित होता है। बिल्कुल। आप खुद से एक तरह से डरे रहते हैं कि क्या। नेपाल में अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी हो, प्रशासन के लोग हों, सरकारी लोग हों, सब लोगों के अंदर में एक तरह का खौफ है कि आगे क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला भूकंप में जो अभी बचा हुआ है वो भी कहीं ना चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत आप जुड़े और भी आपसे फिर कोशिश करेंगे।